हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम कुछ बेहतर आपको बताने वाले हैं। हमारे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कैसे याद करें। तो इसके उदाहरण को याद करने के लिए आज हमने ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद कर सकें तो आपके लिए बेहतर होगा, या अपने आप से भी कोई ट्रिक बना सकते हो। इस तरीके से कोई कोड बना सकते हो जिससे वो उदाहरण याद रहें। उनमें से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए उन उदाहरण को किसी कोड के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं हम। तो उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जो एग्जाम्पल्स बताए गए थे उनको याद करने का देखिए आज एक हम यहाँ कोड बना के लाए हैं। तो इस कोड को अगर इस सेंटेंस को याद कर सको तो आसानी से सारे एग्जाम्पल उसके जितने बताए गए हैं वो आसानी से इस वाक्य में छिपे हुए हैं। देखिए, एक भूमिका के रूप में दिमाग में कहानी जैसा दिमाग में बैठाते हैं। कोई भी कोड याद करना होता है तो वहां एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और उस सिचुएशन को दिमाग में जब बनाए रखते हैं तो अपने आप वो वाक्य हमें याद रहता है। तो देखिए, सिचुएशन यहाँ क्या है। तो सिचुएशन यही है कि एक बेरोजगार लड़का है, उसकी शादी हो जाती है और फिर उसके रिश्तेदार जब उसके घर आते हैं तो उसको सलाह देते हैं कि बेटा, घर पर ऐसे बैठे रहते हो, अब तुम्हारा परिवार भी बढ़ चुका है, तुम्हें अब कुछ जीविका अपनानी चाहिए, कुछ करो। तो उसने कहा भाई रिश्तेदार से कि क्या किया जाए, आप ही कुछ विचार दे। तो अब उन्होंने यही जवाब दिया। उस सोचने लगे रिश्तेदार कि ऐसा ना हो बड़ा कुछ कहें तो हमसे यह कुछ पैसा मांगने लगे। तो इसलिए उन्होंने छोटी जीविका बताया कि पानी बेचो, नमक पारा बेचो, जो तुम कर सकते हो। छोटे से आदमी बड़ा बनता है, कोई छोटी जीविका अपना लीजिए। तब उस बेरोजगार लड़के का जवाब क्या था, वही जवाब इस सेंटेंस के माध्यम से बनाया गया है। तो उस लड़के ने अपने रिश्तेदार को जवाब दिया कि जीविका हीरा सोचा, जीविका हीरा सोचा हाई, जीविका हीरा सोचा हाई, पानी नमक पारा नाई। मतलब ये अपने अवधी भाषा में उस जवाब को दे रहा है रिश्तेदार को कि जीविका हीरा सोचा हाई, पानी नमक पारा नाई। मतलब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम हीरा व्यापारी बनेंगे, ये पानी और नमक नहीं बेचेंगे, पानी और नमक पारा का बिजनेस नहीं करेंगे। तो इसी से संबंधित इसी प्रकार से अगर वाक्य दिमाग में रख सको तो आसानी होगी। सारे एग्जाम्पल इसमें छिपे हुए हैं। देखिए, जीविका हीरा सोचा हाई, पानी नमक पारा नाई। तो यहां जीविका का अर्थ है जी, मतलब जिंक। जी का अर्थ है जिंक, जिंक है। और बी मतलब बिस्मथ, ये बिस्मथ। और क से है ये कापर, कापर। और हीरा, तो हीरा अपने आप में ये पूर्ण है, हीरा ही कहेंगे हीरा को। इसका प्रतीक ये कार्बन का अपर रूप है। सोचा कह रहा है तो सो मतलब सोना, और चा से हो गया चांदी। सोचा में सो से सोना और चा से चांदी। और हाई का मतलब हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस बताया गया था, गैसीय स्टेट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये अपने गैसीय स्टेट में ही रहते हैं। और पानी, पानी मतलब ये जल, जानते ही हो, जल H2O जिसको कहते हैं। और नमक, नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और पारा Hg है ये। और नाई मतलब नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से है नाई। तो ये सारे एग्जाम्पल इसी में समाहित है। जिंक है, बिस्मथ है, और ये कॉपर है, तांबा, हीरा, सोना, सोना AU से लिखते हैं। ये सोना है और ये चांदी है, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में और नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में।
तो इस तरीके से ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब ये अपने रिश्तेदार का प्रतिकार कर रहा है, उनके जवाब उनके बातों का दे रहा है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का यह प्रतिकार स्वरूप एक वाक्य बनाया गया है। अगर आपको पसंद आए तो इस वाक्य को भी याद कर सकते हो। यहां देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण याद रखने के लिए यहाँ एक पंजाबी व्यक्ति है जिसको मैगजीन पढ़ने की बहुत शौकीन था वो मैगजीन पढ़ने का, और एक दार्शनिक का नाम सुना होगा प्लेटो। तो प्लेटो की वो मैगजीन अक्सर पढ़ा करता था, तो उसी के संबंध में उसने कुछ अपने अनुकूल विचार रखे हैं। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए वो कह रहा है आल प्लेटो मैगजीन सोडी। भाई सोडी पंजाबी शब्द है, अच्छे को सोडा कहा जाता है, सोडा है सोडी है। तो आल प्लेटो मैगजीन सोडी तरल ऑक्सी काप क्लोरा। तो ये कोई नाम समझ लीजिए कि मैगजीन का कोई नाम रहा होगा, तरल ऑक्सी काप क्लोरा नामक। जो ये उदाहरण दे रहा है कि ये सब जितनी भी मैगजीन है, अब वास्तव में ये उनकी मैगजीन नहीं है, वो दार्शनिक थे, लेकिन एक वाक्य के रूप में इनको दिमाग में रखा जा सकता है कि आल प्लेटो मैगजीन सोडी तरल ऑक्सी काप क्लोरा। तो कैसे इसमें सारे उदाहरण छिपे हुए हैं देखिए। आल मतलब एल्यूमिनियम से है, एल्यूमिनियम एल, ये एल्यूमिनियम। आल का अर्थ हो गया प्लेटो मतलब प्लेटिनम, ये प्लेटिनम हो गया। मैगजीन का मतलब मैग्नीज से है, मैगजीन मतलब मैगजीन का मैग्नीज। तो मैगजीन यहां लिखा हुआ है, उसको हम मैग्नीज समझेंगे। और सोडी मतलब ये सोडियम की बात कर रहा है, सोडियम Na। तरल ऑक्सी मतलब तरल ऑक्सीजन, ये तरल ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तरल ऑक्सीजन। और कॉप क्लोरा मतलब कापर क्लोराइड, कापर क्लोराइड CuCl2। तो इस तरीके से ये अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होंगे। और ये लौह चुंबकीय पदार्थ का ये सीधे, इसको तो आसानी से याद रखा जा सकता है, इसमें 4-5 हैं, बाकी 3 तो फीकोनी। फीकोनी मतलब फेरिक कोबाल्ट निकिल। तो ये आयरन कोबाल्ट निकिल को हम फीकोनी लिख सकते हैं। और जलीय फीकल ट्री, अब देखिए फीकोनी जलीय फीकल ट्री मैग्नेट, मतलब फिकोनी नामक व्यक्ति को कोई बता रहा है कि फीकल ट्री नामक मैग्नेट होता है, जलीय फीकल ट्री मैग्नेट ये बता रहा है। तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण इसी में है, फिकोनी जलीय फीकल ट्री मैग्नेट। तो फिकोनी का मतलब हुआ, फी से हो गया आयरन, Fe उसका प्रतीक होता है, और को मतलब कोबाल्ट, CO कोबाल्ट हो गया, और निकिल को यहाँ नी से लिखा गया है। जलीय, जलीय मतलब जलीय घोल जो लिया जाता है। फीकल ट्री का मतलब क्या हुआ देखिए, फीकल ट्री यहाँ जो ये शब्द बनाया गया है, ये फी मतलब Fe, जैसे यहाँ फी को Fe लिखा गया था तो वही फी यहाँ Fe लिख दीजिए। और कल मतलब Cl, और ट्री मतलब थ्री, FeCl3, ये जलीय FeCl3 को फीकल ट्री कह दिया गया है। तो देखिए फिकोनी जलीय फीकल ट्री मैग्नेट, मैग्नेट मतलब मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो होता है वो अयस्क होता है, यानी उसको हम मैग्नेट कह सकते हैं, मैग्नेट ही होता है इसका पूरा। मैग्नेटाइट Fe3O4 लिखा गया था। तो मैग्नेटाइट ये आयरन का अयस्क होता है, Fe3O4, तो उसी को मैग्नेट कह दिया गया। ये वास्तव में प्राकृतिक चुंबक इसको कह सकते हैं, मैग्नेट ही होता है। मैग्नेटाइट अयस्क होता है, खनिज है, जमीन से प्राप्त हुआ है। तो Fe3O4 ये मैग्नेट को मैग्नेटाइट लिख सकते हैं। और फीकल ट्री मतलब FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो FeCl3 यहाँ हो जाएगा फीकल ट्री। और ये जलीय घोल हो गया फिकोनी। इस तरीके से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा गया और उनकी विशेषताओं के बारे में देख चुके हैं हम लोग। तो आज हम देख रहे हैं इनके उत्पत्ति का कारण क्या है। देखिए उत्पत्ति का कारण, हम सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहां 2 बार लिख चुके हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है उसकी उत्पत्ति का कारण हमें लिखना है। प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण मतलब जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व का गुण जो आता है उसका हमें उदाहरण लिखना है, यहां रीजन बताना है। प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण हमें 2 चीजें यहां देखनी है, प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव तो अब हमें यही हेडिंग सभी पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए उनकी उत्पत्ति का कारण और उनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ता है, अगर उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह जानकारी हमें लेना है। तो देखिए, प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व की गुण की उत्पत्ति होती है या प्रतिचुंबकीय व्यवहार जो करता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, किस कारण से करता है, क्या उसका मुख्य कारण है उसकी उत्पत्ति का। प्रतिचुंबकत्व के गुण की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। मतलब वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं जिनके परमाणुओं अथवा अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो सम होती है, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब सम संख्या में मौजूद होने से कैसे प्रतिचुंबकत्व का गुण आता है, भाई सम संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से उनकी पेयरिंग हो जाएगी। जब उनको ऑर्बिटल में व्यवस्थित किया जाएगा तो वो युग्मित हो जाएंगे, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। तो युग्मित होने के कारण उनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो शून्य होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है और वह इलेक्ट्रॉन एक युग्म के रूप में उसमें स्थित होते हैं, जिसके कारण उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य क्यों होता है, प्रत्येक युग्म में हमें मालूम है प्रत्येक युग्म में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से व्यवस्था दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर इधर दिखाया गया दक्षिणावर्त तो दूसरे का हमें वामावर्त दिखाना पड़ता है, ये होता है। मतलब विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन प्रत्येक युग्म में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्म के रूप में रहेगा और हम जानते हैं प्रत्येक युग्म में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण यहां विपरीत होने के कारण जितना चुंबकीय आघूर्ण ये पॉजिटिव में उत्पन्न करेगा उतना ये निगेटिव में उत्पन्न कर देगा, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य कहा जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन में तो 2 तरह का चुंबकीय आघूर्ण होता है, एक ही क्यों लिया गया, तो एक इसलिए लिया गया कि चुंबकीय आघूर्ण में ज्यादा योगदान जो होता है वो चक्रण से होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति भी करते हैं, चक्रण भी उसमें घूमते रहते हैं, परिक्रमण करते हैं नाभिक के चारों ओर, तो उनके कारण भी वो धारा लूप निर्मित करेंगे। धारा लूप के कारण भी वहां चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन उसका योगदान बहुत कम होता है। भाई कक्षीय जो परिक्रमण होता है उसके कारण बहुत कम मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अधिकांश योगदान जो होता है वो चक्रण के द्वारा ही होता है। इलेक्ट्रॉन में स्पिन होता है, अपनी धुरी पर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, तो वही चक्रण ही लिया जाता है इसमें और उसको हम नगण्य मान लेते हैं कि कक्षीय परिक्रमण के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसको लगभग नगण्य माना जा सकता है। तो यहाँ चक्रण को ही दिखाया जाता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब ऐसे पदार्थों को रखते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया गया कि प्रतिचुंबकत्व का उत्पत्ति का कारण कि उस पदार्थ में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सम होना, जिससे कि प्रत्येक युग्म में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक दूसरे के विपरीत चक्रण करने के कारण उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो अब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे तो जैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक युग्म का एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, धीमा हो जाता है। भाई चक्रण विपरीत दिशाओं में है, तो इसको अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो परिक्रमण हो रहा था, चक्रण है, वह चक्रण त्वरित हो जाएगा। त्वरित मतलब तीव्र होने लगेगा और तेजी से वो चक्रण करना शुरू करेगा। और दूसरा उसके विपरीत चक्रण कर रहा है, तो वो स्वाभाविक है, एक अगर तीव्र हो रहा है तो दूसरा धीमा हो जाएगा। तो दूसरा अगर धीमा हुआ है, मंद गति हुई और एक की गति तीव्र हुई, तो यहां एक अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। जो पहले बराबर चुंबकीय आघूर्ण दोनों का था, अब वो बराबर नहीं रह जाएगा। भाई पहले दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में था, समान गति से था, तो इस कारण से पहले नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य था। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दोनों के चक्रण में अंतर हो जाता है, एक का चक्रण अधिक हो जाता है, दूसरे का धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिस कारण से उसमें एक अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, तो विपरीत दिशा में वो पदार्थ चुंबकित हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होगा। अब विपरीत दिशा में अगर चुंबकित हुआ और चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कर दिया जाए तो वो विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ चुके। अब देखिए अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण क्या है। अनुचुंबकत्व, यहां परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो अब यहां अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण क्या है। हमें इसमें मेन बातें ध्यान रखनी है और उन्हीं को हमें फ्रंट पर लिखना है, उसी से हम आसानी से नंबर अचीव कर सकते हैं। अब देखिए अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण। अनुचुंबकत्व, इसे प्रतिचुंबकत्व का गुण बताया गया था और दूसरा अनुचुंबकत्व बताया गया कि अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है तो क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, मतलब अधिक चुंबकन नहीं होता। लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ में बस तीव्रता का अंतर होता है, इसलिए इसकी तीव्रता हम कम के रूप में जानेंगे, उसकी तीव्रता प्रबलता अधिक होगी। तो देखिए इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, तो इसका मुख्य कारण है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में ऐसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जिनका चक्रण समदिश होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जो एक दिशा में चक्रण करते हैं, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो, तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब क्यों अनुचुंबकीय होते हैं भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में है तो हमें एक ही डायरेक्शन में नेट चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होने लगेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमारे पास है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही एक ही डायरेक्शन में उनका चक्रण होगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जब करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में दर्शाए जाते हैं। तो यहां देखिए अयुग्मित इनको कहेंगे, ये युग्मित नहीं है, युग्म निर्माण नहीं कर रहे, तो इनका चक्रण एक ही दिशा में है, सब दक्षिणावर्त चक्रण कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में चक्रण करने के कारण इसमें एक अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण होता है पहले से ही। अब इसमें अगर अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण है तो इसको चुंबक हो जाना चाहिए भाई। अगर इसमें अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण है
तो इसको चुंबक होना चाहिए, प्रत्येक अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबक होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता? तो उसका भी रीजन है। क्या रीजन है? कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसका प्रत्येक परमाणु एक नन्हा चुंबक के समान व्यवहार करता है, जिसको कि परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। इसका प्रत्येक परमाणु, अनुचुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु जो है वो एक नन्हे चुंबक के समान व्यवहार करता है। भाई चुंबक का स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण होता है, और अगर इन परमाणुओं का भी स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण है तो हम कहेंगे कि वह एक चुंबक है। तो अब यहां प्रत्येक परमाणु एक चुंबक है, जिसको परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। लेकिन यहां चुंबकीय आघूर्ण अस्थाई इसमें मौजूद है, उस कारण से परमाणुओं में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होता है। भाई अनुचुंबकीय पदार्थ गैसियस स्टेट में अगर है तो उसमें परमाणु जो होंगे वो गतिमान होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में अनियमित गति शुरू कर देंगे। और अगर ये मान लीजिए ठोस अवस्था में है तो उनके बीच कंपन होना शुरू होगा परमाणुओं का, जिसके कारण इसमें कुछ यहां इनके जो परमाणुवीय चुंबक होते हैं वो एक ही दिशा में संरेखित नहीं होते, उनका संरेखण भिन्न होता है। इस कारण से इस संरेखण इनका भिन्न भिन्न होता है। एक अगर इस डायरेक्शन में चुंबकित है तो दूसरा इस डायरेक्शन में चुंबकित होगा, तीसरा इस डायरेक्शन में। प्रत्येक परमाणु परमाणुवीय चुंबक तो है, लेकिन इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होता। एक निश्चित दिशा में ना होने के कारण ये परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य हो जाता है, एक निश्चित दिशा में नहीं होता है, अनियमित अभिविन्यस्त रहते हैं। मतलब एक ना एक दूसरे को निरस्त कर रहा होगा। इस तरीके से इनका जो संरेखण है वो एक निश्चित दिशा में नहीं हो पाता है, तो इस कारण से यहां ये परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इनका अभी भी शून्य ही रहता है। जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब क्या होता है? भाई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से भी यहां ऊष्मीय विक्षोभ जो बताया गया, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इनका जो संरेखण होता है ये व्यवस्थित तो होते हैं, क्षेत्र की दिशा में संरेखित तो होते हैं, लेकिन कुछ परमाणु इसमें एक सीधी रेखा में ना रहकर यहां इनकी व्यवस्था कुछ इधर उधर हो जाती है। मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जब इनको, तो इनका संरेखण क्षेत्र की दिशा में होता है। ये मान लीजिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो क्षेत्र की दिशा में ये परमाणु चुंबकित होते हैं, लेकिन चुंबकित होने में भी ये बिल्कुल पूरी तरीके से उस डायरेक्शन में नहीं रहते, थोड़ा बहुत इधर उधर उनमें संरेखण में कुछ परिवर्तन होता है। जी इस तरीके से जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, प्रत्येक परमाणु इसका परमाणुवीय चुंबक होता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में तो आता है। अब इधर उधर जो घुमा हुआ था वो सारे परमाणु लगभग क्षेत्र के दिशा में घूमते हैं, लेकिन एक साथ सब एक दिशा में नहीं घूम पाते। जैसा कि बताया गया कि परमाणुवीय इसमें प्रत्येक परमाणु में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण गति होती है। अगर गैसीय स्टेट में है तो ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण गैसीय स्टेट में जो परमाणु है वो गतिमान अवस्था में होते हैं, और ठोस अवस्था में अगर है क्रिस्टलीय अवस्था में तो कंपन शुरू रहता है, और उन्हीं कंपन के कारण इनका संरेखण बिल्कुल सही नहीं हो पाता है, जिससे यह पदार्थ चुंबकित होते हैं, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, लेकिन मामूली सा चुंबकित होते हैं। क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहां प्रत्येक परमाणु परमाणुवीय चुंबक है और उनका चुंबकीय आघूर्ण अनियमित होता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पूरी तरीके से संरेखित नहीं हो पाते, क्योंकि
या तो उसमें गति हो रही होगी या कंपन हो रहा होगा, इस कारण से संरेखण उनका सही नहीं हो पाता और यहां एक मामूली सा चुंबकित होते हैं क्षेत्र की दिशा में। अब अगर क्षेत्र को प्रबल कर दिया जाए तब इसमें चुंबकन बढ़ता है, चुंबकित होते हैं और आकर्षित होते हैं। लेकिन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होने पर भी अगर इसको मान लीजिए अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसका ताप में परिवर्तन किया जाए तो यहां ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। पीछे बताया जा चुका है कि क्यूरी नियम से यह इसका चुंबकीय सुग्राहिता जो होता है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ताप का प्रभाव इन पर पड़ता है। तो यह हो गया रीजन अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और उसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव देखा गया। अब देखिए लौह चुंबकत्व के उत्पत्ति का कारण क्या है, लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव है। लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, और इसको भी हमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यहां भी हमें देखना है। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में केवल और केवल बस प्रबलता का अंतर होता है। बाकी जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है, उसी प्रकार से लौह चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु एक परमाणुवीय चुंबक होता है, उसमें एक अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। हम कह सकते हैं कि भाई अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का जो भी कारण था वही कारण लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति का भी है। मतलब इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण इसमें भी एक अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होगा। प्रत्येक परमाणु एक नन्हा चुंबक के समान व्यवहार करेगा, जिसको कि हम परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। लेकिन कुछ इसमें जटिल क्रियाएं होती हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं के बीच कुछ जटिल क्रियाएं होती हैं। क्या जटिल क्रियाएं हैं कि प्रत्येक परमाणु जो होता है वह अपना छोटे छोटे असंख्य क्षेत्र निर्मित कर लेते हैं, प्रभाव क्षेत्र उनका अलग अलग बन जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना अलग अलग असंख्य परमाणु प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं उनके, तो इनका अलग अलग प्रभाव क्षेत्र निर्मित होता है। देखिए मान लीजिए इतना ये क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग हो जाए, इस तरीके से ये क्षेत्र अलग हो जाए, अलग अलग प्रभाव क्षेत्र का एक निर्माण करेंगे। अब इसमें जितने भी परमाणु मौजूद हैं, इसमें जितने भी परमाणु मौजूद हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण एक ही डायरेक्शन में होगा। इस क्षेत्र में जितने परमाणु हैं उन सबका चुंबकीय आघूर्ण एक डायरेक्शन में होगा। इसमें जितने परमाणु हैं उन सबके चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन एक ही ओर होगा। तो ऐसे जितने भी प्रभाव क्षेत्र हैं उन सभी प्रभाव क्षेत्र में उपस्थित परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होंगे। देखिए असंख्य परमाणु क्षेत्र, जैसे यहां मान लीजिए इस प्रभाव क्षेत्र में सारे परमाणु का अभिविन्यास एक ही डायरेक्शन में ये हो गया। यहां मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर है तो सारे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इसी डायरेक्शन में होगा। इसमें अगर इस डायरेक्शन में कहा जाए तो यहां भी सभी परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा इस डायरेक्शन में होगा। इसमें अगर इस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है तो सारे परमाणु इस डायरेक्शन में, इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण रहेगा इनका। अब इसका अगर इधर दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये डायरेक्शन ले लिया जाए, हम इधर ऊपर दिखा रहे हैं, देखिए ये अगर इसका ऊपर दिखा दिया गया तो इसमें नीचे होगा।
तो ये जो अचुंबकीय पदार्थ यानी लौह चुंबकीय पदार्थ जब चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है तब के लिए दिखाया गया कि सारे परमाणु जो होते हैं वो एक नन्हे चुंबक के समान व्यवहार करते हैं, जिनको परमाणुीय चुंबक कहते हैं। और इसमें परमाणुओं के बीच कुछ जटिल अन्योन्य क्रियाएं इस प्रकार से होती हैं कि वह सभी परमाणु अपना अलग अलग छोटे छोटे असंख्य क्षेत्र निर्मित करते हैं। अब ये क्षेत्र जरूर छोटे हैं, ये क्षेत्र जरूर छोटे हैं, लेकिन एक डोमेन में, इसको डोमेन कहते हैं, प्रभाव क्षेत्र को हम डोमेन कहते हैं, प्रत्येक प्रभाव क्षेत्र का हम डोमेन कह सकते हैं। और जो डोमेन में परमाणुओं की संख्या है, प्रत्येक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10⁻17 से 10⁻21 के बीच होती है। प्रत्येक डोमेन में इतने परमाणु होते हैं, प्रत्येक डोमेन में इतने परमाणु मौजूद होंगे। बहुत सारे परमाणु होते हैं, प्रभाव क्षेत्र उनका बनता है। तो देखिए, अब इतने परमाणु अगर एक ही डायरेक्शन में अभिविन्यस्त हो जाए तो इसका अपना एक नेट चुंबकीय आघूर्ण इसका होगा, इसका अपना अलग होगा जिसकी दिशा ये होगी। अब इसके ठीक विपरीत यह है तो इन दोनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनका निरस्त हो जाएगा, इनका आपस में निरस्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें प्रभाव क्षेत्र निर्मित होते हैं, असंख्य डोमेन का निर्माण होता है, लेकिन उनका अभिविन्यास अनियमित होने के कारण इसका भी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है नेट, वो शून्य होता है। यानी अगर लौह चुंबकीय पदार्थ है तो उसमें जरूर उसका प्रत्येक परमाणु चुंबक है, लेकिन वह चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। हाँ, जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है, तो जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब वहां इसमें एक अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब कैसे वो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण में वृद्धि कैसे होती है, तो उसके दो कारण हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उसके चुंबकीय आघूर्ण में वृद्धि दो प्रकार से होती है। एक तो अपनी परिसीमाओं का विस्थापन करते हैं, भाई जो डोमेन है, डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा भी वृद्धि होती है चुंबकीय आघूर्ण में। और दूसरा इनके घूर्णन द्वारा, भाई डोमेन में घूर्णन उत्पन्न होता है, डोमेन का विस्थापन उसकी परिसीमाओं का विस्थापन होता है, उसमें डोमेन जो होते हैं वो चक्रण घूमने लगते हैं, घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। तो इन दोनों कारणों से इसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण जब बढ़ता है तो यह प्रबल रूप से सारे परमाणु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक साथ चुंबकित होते हैं और एक नेट चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न होता है और वो प्रबल चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसीलिए यह प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र अगर प्रबल है तो ये बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं क्षेत्र की ओर। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर इनको रख दिया जाए, भाई पहले क्षेत्र में नहीं है तो अनियमित व्यवस्था होती है, लेकिन जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो जितना इसमें डोमेन है, इन सभी डोमेनों में कुछ क्रियाएं शुरू होंगी। देखिए कैसी क्रियाएं शुरू होंगी, तो हम यहां एक फिगर्स के माध्यम से समझ रहे हैं क्या होता है इसमें। अब इसमें अलग अलग जो डोमेन बने थे, हम यहां 4 डोमेन में इसको विभाजित कर रहे हैं। 4 डोमेन इस तरीके से ले रहे हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ में हमने मान लिया कि ये 4 डोमेन इस तरीके से बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, ये पहले अलग अलग दिशाओं में, भाई प्रत्येक डोमेन का एक निश्चित दिशा में, अलग अलग दिशाओं में चुंबकीय आघूर्ण था। पहले इनका अलग अलग चुंबकीय आघूर्ण था। मान लीजिए इसमें जितने भी परमाणु हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में है, इसमें जितने भी परमाणु हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में है, और इसमें जितने परमाणु हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में है, और इसमें जितने भी परमाणु हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण हमने मान लिया इस डायरेक्शन में। तो अलग अलग डायरेक्शन था पहले चुंबकीय आघूर्ण का, एक दूसरे को निरस्त कर रहा था कहीं ना कहीं। जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय, जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये जब अचुंबकित अवस्था में है तब के लिए फिगर दिखाया गया, अचुंबकित। जब अचुंबकित है लौह चुंबकीय पदार्थ, तब उसमें जितने भी डोमेन निर्माण हो रहा है वह डोमेन के परमाणु अनियमित व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया। तो इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। लेकिन जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने मान लिया ये है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही रखेंगे तो जो डोमेन क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त था, अब उसका आकार बढ़ने लगता है, उसकी परिसीमाओं में विस्थापन हो जाता है। तो परिसीमाओं में विस्थापन कैसे होगा? अब देखिए, इसकी परिसीमा बढ़ जाएगी। तो इसकी परिसीमा इस तरीके से दिखा सकते हैं। जो क्षेत्र के विपरीत है उसकी घटेगी, और जो क्षेत्र की दिशा में है उसकी बढ़ जाएगी, इस तरीके से। देखिए, ये क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त थे। ये वाला जो यहां दिखाया गया डोमेन, ये क्षेत्र की दिशा में था, तो इसका आकार देखिए सबसे बड़ा हो गया परिसीमा में विस्थापन होने के कारण। और जो विपरीत दिशा में है क्षेत्र के, उसका आकार यहां सबसे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, और बाकी लगभग समानाकार में ये इस तरीके से हो गए। तो अब देखिए, एक का आकार जब बड़ा हो गया और जो विपरीत दिशा में था उसका सबसे छोटा हो गया, तो कहीं ना कहीं चुंबकीय आघूर्ण एक डायरेक्शन में अधिक लग रहा है, एक डायरेक्शन में अधिक चुंबकीय आघूर्ण लग रहा है। तो ऐसे में घूर्णन होना शुरू होगा, ये डोमेन घूमने लगेंगी। भाई जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके डोमेन की परिसीमाओं में वृद्धि होती है, विस्तार होता है, परिसीमाएं इनकी बढ़ती हैं, विस्थापन हो जाता है। और विस्थापन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त था डोमेन, उसकी परिसीमा में विस्थापन होता है, और फिर ये घूमते हैं। और जब घूमने लगते हैं तो घूमने के दौरान जितने भी अलग अलग दिशाओं में अभिविन्यस्त थे वो सारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त हो जाएंगे। सारे परमाणु एक साथ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त हो जाएंगे। अब सबका चुंबकीय आघूर्ण एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये अचुंबकित अवस्था है और ये दोनों चुंबकित अवस्था है। चुंबकित अवस्था जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तब ये हरकत यहां होना शुरू होता है, ये होता है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दिखाया गया बी। तो इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कुछ इस चित्र के माध्यम से यहां बताया गया है। अब देखिए, इसमें अन्य पदार्थों से कुछ गुण अलग होता है। क्या गुण अलग है? भाई इसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा, लेकिन क्षेत्र को हटा लेने पर वह चुंबकन समाप्त हो जाएगा। दोनों में क्षेत्र को हटा लेने पर दोनों का चुंबकन समाप्त हो जाएगा, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में यह समाप्त नहीं होता, तुरंत समाप्त नहीं होगा। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम रखे हैं किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को और वो क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो गया, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी उसमें कुछ अवशेष चुंबकत्व रह जाता है, कुछ चुंबकत्व उसमें अवशेष रह जाता है, यानी कुछ देर तक उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या कारण है? ये अलग है, यही गुण तो इसमें विशेष है। लौह चुंबकीय पदार्थ का यही विशेष गुण है कि इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और पदार्थ चुंबकित हुआ और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा ले तो यह विचुंबकित तुरंत नहीं होता। अब वो विचुंबकन के लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। अगर तुरंत उसको विचुंबकित करना है तो तुरंत विचुंबकित कैसे करें? तो देखिए, विचुंबकन, भाई परमाणुवीय जितने भी डोमेन हैं ये सब एक ही दिशा में अभिविन्यस्त हो चुके हैं। जब तक इन डोमेनों को हम नहीं तोड़ पाएंगे तब तक इनका चुंबकन समाप्त नहीं होगा। इनका जो चुंबकन क्षेत्र स्वयं का निर्मित हो गया वो तभी समाप्त हो सकता है जब ये सारी डोमेनें टूटे, जब अनियमित होंगी तभी इनका चुंबकन समाप्त होगा। अब कैसे अनियमित होंगी, किस प्रकार से हम अगर तुरंत भी चुंबकित करना चाहें तो कैसे करें? तो उसके लिए दो अलग अलग तरीके बताए गए कि एक तो हथौड़े से पीट कर, भाई हथौड़े से पीटेंगे तो कोई भी वस्तु है उसको अगर लगातार पीटा जाए तो वो गर्म हो जाता है, उसका ताप बढ़ता है। और हम जानते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी-वीन्स नियम से ताप पर उसकी निर्भरता बताई गई। ये भी ताप के बढ़ने पर
ये व्युत्क्रमानुपात, इसकी चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है वह घट जाती है। तो ताप से ये भी प्रभावित होता है। तो हथौड़े से पीट पीट कर हम उसके डोमेनों को तोड़कर, अब डोमेन हथौड़े से पीटेंगे ताप बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है डोमेन जो एक ही दिशा में चुंबकित थे वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे, जिसके कारण उसमें विचुंबकन आ जाएगा, वो विचुंबकित हो जाएंगे। और दूसरा भी तरीका बताया गया कि अगर इनको विचुंबकित करना है तो हम एक धारावाही प्रणालिका लेते हैं और उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं और उसी के भीतर हम लौह चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं। भाई जो चुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ है अगर उसको विचुंबकित करना है तो प्रयोगशाला में हम प्रणालिका, धारावाही प्रणालिका लेते हैं और उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं और प्रणालिका के भीतर उस लौह चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं जिसको हमें विचुंबकित करना है। और फिर उसके बाद धारावाही प्रणालिका में धारा का मान धीरे धीरे घटाते जाते हैं। जैसे जैसे धारा घटती जाती है, घटते घटते जब धारा शून्य होगी उस समय वह लौह चुंबकीय पदार्थ पूरी तरीके से विचुंबकित हो जाएगा। तो विचुंबकित करने का ये दो उपाय बताया गया। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो शेष रह जाता है चुंबकत्व, इनको क्या कहते हैं और जिससे ये शेष चुंबकत्व समाप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। यह दो नाम है, धारणशीलता और निग्राहिता। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य, धारणशीलता तथा निग्राहिता क्या होता है। शैथिल्य, धारणशीलता तथा निग्राहिता, ये क्या होते हैं। तो हम जानते हैं जब लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित होता है और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो उसमें पूरी तरीके से चुंबकत्व का गुण समाप्त नहीं होता। जो चुंबकत्व का गुण होता है वो अवशेष रह जाता है। तो अब उसी के संबंध में हम यहाँ H और I के बीच ग्राफ खींचने वाले हैं। H और I के बीच ग्राफ, H के बारे में बताया जा चुका है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H, इसको हम x अक्ष पर लेते हैं और चुंबकन तीव्रता I को y अक्ष पर ले लेते हैं और इनके बीच ग्राफ खींचा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकन तीव्रता I के बीच ग्राफ खींचा गया। तो प्रारंभ में यह माना गया कि लौह चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता है और जो चुंबकन तीव्रता है ये दोनों प्रारंभ में माना गया 0 है, ये शून्य है दोनों। और फिर धीरे धीरे H का मान बढ़ाया गया, चुंबकीय तीव्रता लौह चुंबकीय पदार्थ की बढ़ाया गया। तो कुछ इस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कुछ इस प्रकार से असमान रूप से H का मान बढ़ने पर I भी बढ़ता मिला लेकिन असमान रूप से, ये एक रेखा नहीं मिली है, मतलब ये समान रूप से नहीं बढ़ रहा। जैसे जैसे चुंबकीय तीव्रता बढ़ा रहे हैं हम लौह चुंबकीय पदार्थ की, उसका चुंबकन तीव्रता भी बढ़ता है लेकिन असमान रूप से बढ़ता है और धीरे धीरे वो चुंबकीय संतृप्ति को प्राप्त कर लेता है। भाई एक ऐसा मान प्राप्त हो जाता है कि जहां चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त हो जाती है, यानी अब और आगे चुंबकीय तीव्रता बढ़ाने पर चुंबकन तीव्रता नहीं बढ़ेगी, इसके आगे और नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए O से A तक यहां बढ़ाया गया, O से A तक इतना हमने चुंबकन तीव्रता बढ़ाया, तो अब यहां देखिए चुंबकीय संतृप्ति इसको प्राप्त हो गई। अब इसके आगे H बढ़ाएंगे तो हमको सीधी रेखा यानी I और ऊपर हमें नहीं बढ़ता दिखाई देगा। अब क्या किया गया, चुंबकीय तीव्रता को फिर धीरे धीरे घटाना शुरू किया गया। अब चुंबकीय तीव्रता को रिवर्स करने लगे, घटाना शुरू किया गया। तो अब घटाने पर यह प्रारंभिक जो पहले वक्र मिला है उस वक्र पर वापस नहीं आता, बल्कि एक नया वक्र हमको प्राप्त हो गया। जब इसको घटाना शुरू किया गया H का मान, तो यहां से देखिए एक नया वक्र प्राप्त होने लगा, ये एक नया वक्र मिल गया। और नया वक्र इस तरीके से मिल गया कि यहां H का मान घटाकर शून्य कर दिया गया, तब भी इसमें अवशेष चुंबकत्व यानी चुंबकन तीव्रता इसमें अभी भी अवशेष मिल गई।
अभी भी यहां चुंबकन तीव्रता अवशेष मिल रही है। H के शून्य कर देने पर भी I शून्य नहीं होता, बल्कि OB के बराबर इसमें अवशेष चुंबकत्व रह जाता है। इतना चुंबकत्व इसमें अवशेष रह जाता है। इसी अवशेष चुंबकत्व को हम धारणशीलता कहते हैं। ये धारणशीलता कहलाती है। O से B तक जो चुंबकन तीव्रता इसमें शेष रह गई है, इसी को धारणशीलता कहते हैं। अब देखिए, अब हमें शून्य करना है चुंबकन तीव्रता को, I को 0 करना है, तो निश्चित ही हमें उत्क्रम चुंबकीय तीव्रता लगाना पड़ेगा। अब हम उत्क्रम निगेटिव में H का मान लगाना शुरू कर रहे हैं। H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तब क्या मिल रहा है? धीरे धीरे I शून्य होने लगा। ये धीरे धीरे I शून्य हो जाता है। मान लीजिए O से C तक, यहां हमने इतना O से C तक जब हमने ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता लगाया, तब जाके I शून्य हुआ, तब ये I शून्य हुआ। अब I जब शून्य हुआ तो जितना ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता लगाने पर, जितना ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता लगाने पर चुंबकन क्षेत्र शून्य होता है, यानी अवशेष चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए, अवशेष चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता को निग्राहिता कहते हैं। इसको निग्राहिता कहा जाता है, या इसी को निग्रह बल कह सकते हैं कि इतना निग्रह बल जब लगाएंगे OC के बराबर, तब वह अवशेष चुंबकत्व समाप्त होगा। अब देखिए, अब और आगे अगर हम H का मान बढ़ाएं रिवर्स में, अगर रिवर्स में और आगे बढ़ाया जाए H का मान, तो अब ये विपरीत दिशा में पदार्थ चुंबकित होना शुरू हो जाएगा। H का मान अगर और बढ़ाएं आगे, तो अब ये विपरीत दिशा में देखिए चुंबकित होगा, और विपरीत दिशा में चुंबकित होगा, और H बढ़ाते बढ़ाते I का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे H बढ़ाएंगे I का मान भी बढ़ेगा। H का मान बढ़ने पर I का मान भी बढ़ेगा, और फिर आगे चुंबकीय संतृप्ति को यह प्राप्त करेगा। H के एक ऋणात्मक मान पर, भाई रिवर्स में जब उत्क्रम हमने चुंबकीय तीव्रता लगाया, तो उत्क्रम चुंबकीय तीव्रता और आगे बढ़ाए जाने पर यह चुंबकीय संतृप्ति को प्राप्त कर लेता है, और पुनः यहां अब H का मान अगर विपरीत दिशा में और आगे बढ़ाएं, तो अब I रिवर्स में नहीं बढ़ता, अब ये विपरीत दिशा में इससे ज्यादा चुंबकित नहीं हो सकता। अब हम फिर H का मान धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं 0 की ओर। भाई ऋणात्मक यहां तक लगा चुके हैं, देखिए D बिंदु तक यहां लाए, D बिंदु पर यह चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त हो गई। अब इसके आगे अगर हम H का मान और बढ़ाएंगे, तो यहां I विपरीत दिशा में नहीं बढ़ेगा। अब हम H का मान घटाना शुरू कर रहे हैं, तो H का मान जब घटाना शुरू करेंगे, तो यहां पुनः देखिए, ये घटाते घटाते पुनः एक ऐसा मान हमको मिल गया कि जहां पर H घटकर शून्य हो गया, लेकिन अभी भी यहां I विपरीत दिशा में, हमें ऋणात्मक में अभी भी कुछ चुंबकत्व शेष प्राप्त होता है, यहां अभी भी कुछ चुंबकत्व शेष प्राप्त होता है। अब इस अवशेष चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए हमें फिर धनात्मक दिशा में चुंबकीय तीव्रता लागू करना होगा। तो धनात्मक दिशा में अब चुंबकीय तीव्रता लागू कर रहे हैं, तो देखिए धनात्मक दिशा में जब लागू करेंगे, तो ये OH के बराबर जितना इधर था, अब इतना बराबर जब हम धनात्मक देंगे इसको, तब ये जाकर I शून्य होगा। अब ये I शून्य होगा। अब ये मान लीजिए यहां पर देखिए, यहां I 0 है, H का मान इतना है, तो ये धनात्मक इतना जब लगाया गया, तभी अवशेष समाप्त हुआ। अब और आगे अगर H का मान बढ़ा रहे हैं, और आगे H का मान बढ़ा रहे हैं, तो पहले वाले ग्राफ के सममिति में, उसी के सममित में हमको पुनः ग्राफ ये प्राप्त हो रहा है, उसी के सममिति में कुछ इस तरीके से हमको एक ग्राफ मिल जाता है। तो ये हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ में H और I के बीच परिवर्तन का ग्राफ। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन तीव्रता, इनके बीच ग्राफ इनके परिवर्तन को व्यक्त करता है। और इसमें देखिए O से B यहां से यहां तक की ये जो अवशेष चुंबकत्व रह जाता है, इस अवशेष चुंबकत्व को हम धारणशीलता कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। और इस अवशेष चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए, इस अवशेष चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जितना हमें विपरीत दिशा में उत्क्रम चुंबकीय तीव्रता लगाना पड़ा, उसको हम निग्राहिता कहते हैं।
ये निग्राहिता कहलाता है, इसको निग्राहिता कहा जाता है। और इस पूरे लूप को शैथिल्य लूप कहते हैं। इस पूरे लूप को जो यहां लूप बन के तैयार हुआ, देखिए ओ ए बी सी डी, यहां पर लिख दे ई और ये एफ, देखिए ए बी सी डी ई एफ ए, ये पूरा यहां से एक बंद लूप जो मिल रहा है एक चक्र में, इस पूरे लूप को हम शैथिल्य लूप कहते हैं। ये शैथिल्य लूप कहलाएगा। इस लूप को शैथिल्य लूप